जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे स्टूडेंट्स न्यूजीलैंड के हवाले से क्वेश्चंस करते हैं अबाउट द बैंक स्टेटमेंट, अबाउट द फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम सिर्फ न्यूजीलैंड की वीज़ा फाइलिंग को डिस्कस करेंगे। ये तो सबको पता है कि न्यूजीलैंड के अंदर जब आपकी वीज़ा अप्रूवल आ जाता है, आप यूनिवर्सिटी की फ़ीस उस वक्त पे करते हैं और वो पूरे साल की पे करनी पड़ती है। अब वीज़ा के अंदर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसके अंदर बेसिकली दो चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो आपने अपने वीज़ा के साथ जो स्टेटमेंट लगानी है, डेट मस्ट बी ऑफ 6 मंथ्स। यानी कि आपका जो बैंक अकाउंट का जो या बैंक स्टेटमेंट आपने साथ अटैच करनी है, वो पूरे 6 माह की आपने स्टेटमेंट अटैच करनी है। अब इससे बहुत सारे क्वेश्चंस लोग पूछते हैं जी, क्या 6 माह से फंड्स मेंटेन होने चाहिए या 6 माह की स्टेटमेंट लगानी है, फंड्स क्वाइट रिसेंटली भी आए तो क्या वुड दे बी जस्टिफाइड? देखिए, बिल्कुल अगर आपके फंड्स रिसेंटली आए हैं या 6 माह से मेंटेन नहीं है, इस दौरान किसी वक्त आए हैं, तो वो फंड्स बिल्कुल एक्सेप्टेबल है। लेकिन आपने उनकी ट्रांसपेरेंट एविडेंस देनी है कि वो फंड्स कहाँ से आए। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी सेल की है और आपने प्रॉपर्टी जिसको सेल किया है, तो उस प्रॉपर्टी की आपने सेल डीड तो लगानी है, लेकिन आपने उसके अलावा अगर कोई आपके पास गवर्नमेंट की एविडेंस है, लाइक उस ट्रांसफर एग्जीक्यूशन की कोई एविडेंस है, और वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर लेटर भी आपने लगाया जिससे वो प्रॉपर्टी दूसरे के नाम ट्रांसफर होगी, या पहला ट्रांसफर लेटर आपके पास हो जो आपके नाम प्रॉपर्टी थी, या उसकी रजिस्ट्री की कॉपी या फर्द की कॉपी, फिर जब अगले बंदे के नाम ट्रांसफर होगी उसके नाम ट्रांसफर का प्रूफ, जो पैसे आए हैं वो थ्रू चेक ट्रांसफर आए, सेलर के अकाउंट से आपके अकाउंट में आए, या जो भी आप उसकी जस्टिफिकेशन दे रही हैं। फॉर एग्जांपल, रिसेंटली हमारे पास एक क्लाइंट आया, तो उसके फादर रिटायर हुए थे और उनको रिटायरमेंट के ऊपर कोई 1 करोड़ रुपया मिला था। तो हमने उन्हें कहा जी, आप वो करोड़ रुपया जो अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है उसकी रिटायरमेंट के डॉक्यूमेंट्स दें हमें, साथ वो जो उन्हें ग्रेजुटी या रिटायरमेंट फंड मिला है उसका कोई लेटर लगाएं, और वो चेक की कॉपी जो आपके अकाउंट में है। तो उन्होंने कहा जी, चेक की कॉपी तो नहीं है। हमने कहा जी, बाकी डॉक्यूमेंट सफिशिएंट है। सो आपकी अगर अकाउंट स्टेटमेंट 6 माह की अटैच करनी है आपने, फंड्स अगर 6 माह के इस ड्यूरेशन के दौरान बाद में भी आए हैं, इसके अंदर अंदर कहीं 3 माह पहले आए हैं, 4 माह पहले आए हैं, उसकी ट्रांसपेरेंट एविडेंस, जिससे वीज़ा ऑफिसर को उसकी ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना और उसकी सोर्स को जस्टिफाई करना मुश्किल ना हो, नंबर 1। नंबर 2, सोर्स ऑफ इनकम। अब सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है? सोर्स ऑफ इनकम आपका बिजनेस भी हो सकता है, आपकी एग्रीकल्चर लैंड भी हो सकती है, आपका टेनेंसी एग्रीमेंट भी हो सकती है। लेकिन जो भी आप इनकम आप जस्टिफाई कर रहे हैं, जो भी आप इनकम का डॉक्यूमेंट अटैच कर रहे हैं, अगर आप टैक्स रिटर्न अटैच कर रहे हैं तो उसका मुतबादल कोई नहीं है। लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल एक रेंटल इनकम का प्रूफ लगा रहे हैं, तो वो रेंट आपके अकाउंट में ट्रांसफर होना चाहिए। वो ये नहीं कि रेंट एग्रीमेंट आपका है और आप कहेंगे हमें रेंट इन कैश मिल रहा है। वो रेंट जो इन कैश आप ले रहे हैं उसकी एविडेंस को एज ए सोर्स ऑफ इनकम एक्सेप्ट करना वीजा ऑफिसर के लिए और हमें जस्टिफाई करना बड़ा मुश्किल होता है। दूसरा, अगर आप एग्रीकल्चर इनकम है और आपने जमीन लीज पे दी हुई है, तो लीज एग्रीमेंट हो, साथ वो जो लीज आपकी डिसाइड हुई है वो अगर सालाना हुई है तो साल में उसकी ट्रांजैक्शन, अगर 6 माह की, वो जिस तरह फसलों के ऊपर होता है कि हर 6 माह बाद लोग लीज अमाउंट पे करते हैं, तो वो ट्रांजैक्शन आपके अकाउंट में हो। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस की तमाम एविडेंसेस साथ लगाएं। और टैक्स रिटर्न में अगर आपकी वो डिक्लेयर्ड इनकम जो आप अपनी इनकम जस्टिफाई कर रहे हैं तो वो टैक्स रिटर्न के अंदर है, तो दैट इज एन आइडियल सिचुएशन। लेकिन अगर वो नहीं है तो आपने कम से कम ऐसी एविडेंस जरूर देनी है जिससे वो मतलब कि अगर कंपनी अकाउंट के अंदर जो ट्रांजेक्शन हो रही हैं वो इतनी रीजनेबल होनी चाहिए कि वीजा ऑफिसर को उस कंपनी अकाउंट की स्टेटमेंट दे के ये लगे कि ये वाकई ही इतना बिजनेस चल रहा है कि इससे पैसे आ रहे हैं। और इसके साथ एक और चीज, अगर टैक्स रिटर्न नहीं है तो ऑडिट रिपोर्ट जरूर लगवाएं। ऑडिट रिपोर्ट, अब बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, बहुत सारे आपको पैसे कहें जी हम बना देते हैं, लेकिन एक उनका एक अदारा है, उसका नाम है आई कैप। आई कैप का जो चार्टर्ड अकाउंटेंट, जब भी आप बैलेंस शीट बनवाएं, चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट अकाउंट बनवाएं, तो उनका आई कैप नंबर जरूर उसमें लिखा हो। ये ये एक एसोसिएशन है जिसके अंदर जो जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं उसके मेंबर्स होते हैं, और जब वो ऑफिशियली एक डॉक्यूमेंट इशू करते हैं
तो उसके ऊपर आई कैप नंबर डालने का मतलब ये है कि दिस रिपोर्ट इज बीइंग इशूड बाय अ पर्सन हु इज अ मेंबर ऑफ दैट बॉडी, और समटाइम्स वो आई कैप वाले उसको चेक भी करते हैं। सो उसकी वैलिडिटी, उसकी वैल्यू कहीं ज्यादा होती है कि सिंपली एक आपने किसी बंदे से ले लिया जिसने कहा मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि आप काइंडली इस बात को जरूर ज़हन में रखें कि आपका कोर्स उन एरियाज में जरूर फॉल करता हो जिसकी न्यूजीलैंड में शॉर्टेज है। वो के डिस्क्रिप्शन में मैंने ये बात नहीं बताई, लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आप उन कोर्सेज में अप्लाई करें जो उनकी शॉर्टेज लिस्ट में आते हैं। अब आप कहेंगे कि शॉर्टेज लिस्ट में कौन कौन से प्रोग्राम्स आ रहे हैं, वो भी हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर देंगे, लेकिन मेनली आप समझें कि आपके स्टेम प्रोग्राम्स, STEM स्टैंड्स फॉर साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, आपके हेल्थ केयर कोर्सेज जिसके अंदर आपकी साइकोलॉजी भी आ जाती है, आपकी पब्लिक हेल्थ भी आ जाता है, आपकी नर्सिंग भी आ जाती है, आपकी हेल्थ केयर प्रोग्राम्स भी आ जाती हैं, मेडिसिन भी आ जाती है, आपके कंप्यूटिंग के प्रोग्राम्स, आपकी एजुकेशन के प्रोग्राम्स, टीचर्स की जो है मास्टर ऑफ एजुकेशन, इस तरह के प्रोग्राम्स हैं। तो जनरली ये प्रोग्राम इस वक्त तमाम वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर आपको शॉर्टेज लिस्ट में मिलेंगे। आप ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे उधर भी मिलेंगे, कनाडा की बात करेंगे उधर भी मिलेंगे, इधर न्यूजीलैंड में मिलेंगे। तो ये तीन चीज़ें, बैंक स्टेटमेंट विद एविडेंस, सोर्स ऑफ इनकम विद एविडेंस, और प्रोफेशन इन द शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट, अगर आप इन तीन चीज़ों को मिला के इनका ध्यान रख के वीज़ा फाइल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं आपके वीज़ा लगे। बैंक स्टेटमेंट में फंड्स कितने चाहिए, एक पॉइंट और, वो फंड्स आपको, आपने 1 साल की फीस और 2 साल की लिविंग अपने अकाउंट में शो करनी है। 2 साल की लिविंग का मतलब है $20,000 पर ईयर लिविंग है, 2 साल की लिविंग $40,000 हो गई, और बैंक स्टेटमेंट 1 साल की ट्यूशन फी, वो आपके कोर्स टू कोर्स, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करती है, लेकिन हम अप्रॉक्सीमेटली लगा लेते हैं 30,000। तो 30,000 वो ऐड करें, 2 साल की लिविंग करें, 40,000, 70,000, 70,000 को 175 से मल्टीप्लाई करें या 165 से, जो भी करंट रेट है उतनी आपको स्टेटमेंट चाहिए। ये 1.25 करोड़ से तकरीबन करोड़, 1.25 करोड़ के अराउंड 140 बनेगी। तो दीज आर द फंड विच शुड बी मेंटेन। अगर आप ये सारी चीज़ें पूरी करते हैं तो वी आर वेरी होपफुल कि आपका वीज़ा लग जाएगा न्यूजीलैंड का। इसके अलावा अगर आपको फिर भी आपकी क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन हो, आपके मिशन प्रोसेस करना हो, डू कॉन्टेक्ट अस एंड वी विल प्रोसेस योर केस एंड विल एडवाइज यू, अगर आपको कोई हमसे एडवाइस भी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।